everyone, my name is Rajiv Singh and I welcome all of you in my physics classes. This session is for class 10 and we are studying chapter 2 magnetic effects of electric current. पिछले वीडियो में हमने आपको अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का यानी कि एसी जनरेटर का प्रिंसिपल बताया था और उसका कंस्ट्रक्शनल पार्ट समझाया था, ठीक है ना, कि एसी जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पर वर्क करता है। जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस देन द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी कॉइल के साथ या कंडक्टर के साथ में लिंक है वो चेंज होती है, मतलब या तो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, तो उस कॉइल में उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगी, जिस करंट को कहते हैं हम लोग इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना। इस प्रिंसिपल के बेसिस पर हम डिवाइस जो पढ़ रहे हैं दैट इज एसी जनरेटर। आज उसकी वर्किंग को समझ लेते हैं, ठीक है ना। अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू द लास्ट वीडियो। इन दैट वीडियो ओनली आई हैव एक्सप्लेन्ड कि हाउ मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू अरेंज एन एसी जनरेटर, ठीक है ना। तो उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट आप देख लीजिएगा, उसके बाद में फिर आप इसकी वर्किंग को समझिएगा। वर्किंग को मैं समझाऊं उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि एसी जनरेटर की वर्किंग के लिए हमको फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आना बहुत जरूरी है। हम ऑलरेडी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ चुके हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, और अगर देखा जाए तो प्रिपेयर करने के बेसिस पर अगर आप उसको याद करना चाहते हैं, आप उसको लर्न करना चाहते हैं कि राइट हैंड रूल और लेफ्ट, तो देखा जाए तो फिंगर्स पर और थंब पर आने वाली चीजों की मैकेनिज्म एक जैसी ही है। बस फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो होता है दैट रूल इज गिवन फॉर द फोर्स ऑन अ कंडक्टर, while the Fleming's right hand rule is given for the direction of induced current, ठीक है ना। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है वो करंट की डायरेक्शन के लिए, जो इंड्यूस्ड करंट वहां पर होती है उसकी डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? राइट हैंड रूल के लिए हम अपने राइट हैंड को यूज करेंगे, इसकी दो फिंगर्स को बेंड आउट कर लेंगे, दैट मींस वी नीड ओनली दीस टू फिंगर्स एंड अ थंब। फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब, these two fingers and one thumb we will use here. How? अगर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की बात करें तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। We need to stretch our first finger, center finger and thumb in such a way that they are supposed to be perpendicular with each other. हमको थंब को, फर्स्ट फिंगर को और सेंटर फिंगर को इस तरीके से रखना है ताकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। कैसा हो? परपेंडिकुलर। दिखाई पड़ रहा है ना, हमने इन तीनों फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच आउट करना है। अब यहां पर ये थंब किसकी डायरेक्शन देता है? थंब डायरेक्शन देता है मोशन ऑफ द कंडक्टर की, मतलब आपका कंडक्टर मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है ये फोर्स बताता है, सॉरी ये थंब बताता है, ठीक है ना। थंब की डायरेक्शन जो होती है वो बताती है मोशन ऑफ द कंडक्टर, मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। देन आपकी फर्स्ट फिंगर पर आ जाइए। फर्स्ट फिंगर आपको डायरेक्शन देती है मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी डायरेक्शन देती है? मैग्नेटिक फील्ड की। और ये जो सेंटर फिंगर है, ये सेंटर फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगी ये पता लगेगा आपको इस सेंटर फिंगर से। बात समझ में आ गई? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी कुछ ऐसा ही था। वहां पर भी क्या था? फोर्स और कंडक्टर, ये थंब देता है, बी मैग्नेटिक फील्ड और आई इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर थंब से आपको पता लग रहा है मोशन ऑफ द कंडक्टर। देखा जाए तो याद करने के लिए आप इसको भी यूज कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वहीं पर तो मोशन ऑफ द कंडक्टर होगा, तो थंब जो आपका है वो मोशन ऑफ द कंडक्टर के लिए यूज होता है। ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज होती है, और ये जो सेंटर फिंगर होती है ये देती है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, ठीक है ना, और इस फिगर में हमने अलग अलग पोस्चर्स लिए किसी भी कॉइल के रोटेशन के, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। और उन पोस्चर्स के बेसिस पर समझते हैं कि यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट कैसे प्रोड्यूस होती है। एसी करंट की डेफिनेशन भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव, ऐसी करंट जो कि टाइम के साथ अल्टरनेटिवली वैरी करती हो, टाइम के साथ अल्टरनेटिवली चेंज होती हो, उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट,
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो करंट इंड्यूस हो रही है वो एसी नेचर की है, अल्टरनेटिंग नेचर की है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने अरेंज किया है। ये है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और ये साउथ पोल। तो हमारी जानकारी के हिसाब से जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो क्या होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्या होती है, नॉर्थ पोल टू। तो यहां से आपकी क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन होगी या नहीं होगी। और ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आपने ए बी सी डी एक आर्मेचर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, आर्मेचर। आर्मेचर हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आर्मेचर एक कॉइल होती है जो जिसके ऊपर कॉपर वायर्स जो होते हैं वो बाइंड अप किए जाते हैं एक दूसरे से इंसुलेट रखते हुए, ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। अगर हम इसको ये आर्मेचर कंसीडर कर लें और एक तरफ आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा और एक तरफ आपका साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके आर्मेचर है और ये आपका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पहले वाले फिगर को ध्यान से देखिएगा। जो कॉइल की पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से रखी गई है ना। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में इस कॉइल को इस तरीके से रखा गया है, जिसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो नॉर्थ पोल से होंगी वो इस कॉइल के आर्मेचर के एरिया को क्रॉस करते हुए साउथ पोल तक जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना। ये जो आपकी आर्मेचर है, जो कॉइल है, इस आर्मेचर कॉइल को परपेंडिकुलर रखा गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दिस एरिया ऑफ द आर्मेचर। इस आर्मेचर के एरिया से पास होकर के जाएंगे। आपने मैकेनिकली इस कॉइल को घुमा दिया। अब सेकेंड पोजीशन पर आ गया। पहली पोजीशन में आपकी कॉइल ये थी, अब आपने क्या किया, इस कॉइल को घुमा दिया ना। घुमा देने के बाद में क्या हुआ, अब भी यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो रेयरली बहुत 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 ही कम होंगी, जो कि इसके एरिया से पास होंगी। हम बिल्कुल ये भी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो होंगी या मिनिमम होंगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब इस सिचुएशन में यहां से पास होंगी वो इसके एरिया का बहुत बहुत कम नॉमिनल हिस्सा ही क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है ना। इस पोजीशन पर ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, इस पोजीशन पर बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है ना। फिर हमने इसको मैकेनिकली घुमाया। अब मैकेनिकली घुमाने का मतलब क्या था, हमने पहले इसको 90 डिग्री घुमाया, ये 90 डिग्री रोटेशन हो गया। उसके बाद फिर हमने 90 डिग्री रोटेशन करा। तो अब जो हिस्सा आपके फ्रंट में था स्टार्टिंग पोजीशन में, ये हिस्सा बिल्कुल बैक में चला जाएगा और जो हिस्सा बैक में था फ्रंट में वो हिस्सा फ्रंट पर आ जाएगा। किस पर, कहां पर, थर्ड फिगर पर। बात समझ में आ रही है। ये जो आपकी कॉइल है ये इस तरीके से है। ये पहले 90 डिग्री रोटेट हुई, सेकंड वाला फिगर आ गया, फिर 90 डिग्री रोटेट हुई, ये थर्ड वाला फिगर आ गया। तो पहले और थर्ड वाले फिगर के बीच में क्या 180 डिग्री का एंगल हुआ या नहीं हुआ भाई। पहले आपने इसको 90 डिग्री घुमाया, सेकंड पोस्चर आ गया, फिर आपने 90 डिग्री घुमाया, तो जो हिस्सा फर्स्ट फिगर में आगे की तरफ था वो 180 डिग्री घूम करके पीछे की तरफ हो जाएगा। थर्ड फिगर की तरफ देख लीजिएगा, दिखाई पड़ रहा है। अभी इसको समझाऊंगा करंट कैसे डेवलप हो रही है, ठीक है ना। फिर फोर्थ पोजीशन क्या है, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन। ये फोर्थ पोजीशन हो जाएगी। 270 डिग्री पर रोटेशन हो जाएगा जब कॉइल का, आर्मेचर का, ठीक है ना। और लास्ट वाला, लौट के बुद्धू घर को आए, जहां से शुरू की थी कहानी हमने वहीं पर वापस लौट आए, ये उस पोजीशन पर। क्या कुछ बात क्लियर हो रही है। और हर बार जब जब आपकी कॉइल या आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस तरीके से पोजीशन पर होती है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होती हैं, और जब ऐसी पोजीशन होती है तो मिनिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होती हैं। अब जरा इन फिगर्स को ध्यान से समझिए। पहली पोजीशन पर जहां पर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इस तरीके से रखा गया है कि ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास हो रही हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मैक्सिमम होगा जो कि इस कॉइल से पास हो रहा होगा, ठीक है ना।
आगे बढ़ेंगे, यहां पर वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिनिमम हो जाएंगी, फिर मैक्सिमम हो जाएंगी, फिर मिनिमम हो जाएंगी, फिर मैक्सिमम हो जाएंगी। तो अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस linked with the coil changes, then what will induce in the coil? Current will induce in the coil. यही तो होगा। अगर ये लगातार मैकेनिकली आप इसको घुमाते जा रहे हो, जिसकी वजह से कॉइल के थ्रू कभी मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है, कभी मिनिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है। इसका मतलब है कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां से मैक्सिमम और कभी मिनिमम। तो अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के साथ जो लिंक है वो चेंज हो रही है, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम चेंज हो रही है ना लगातार। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड टू द कॉइल चेंजेस, देन करंट विल इंड्यूस इन द कॉइल। इस कॉइल में आपकी करंट जो होगी वो इंड्यूस होने लगेगी। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर फिर यहाँ पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहां से यूज हुआ, कैसे यूज हुआ? हमें कैसे पता लगेगा कि ये कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट होगी या ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी? नहीं पता ना, तभी तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल की रिक्वायरमेंट होती है। इस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स ही तो ये डिसाइड करेगा कि करंट ए टू बी जाएगी या बी टू ए जाएगी, है ना। और कैसे 180 डिग्री रोटेशन के बाद में कॉइल जो करंट आपकी होती है वो नेगेटिव की डायरेक्शन में आपको शो होती हुई दिखाई पड़ रही है ना। ये सब चीजें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से समझेंगे। देखिएगा, अगर मैं यहां पर पोजीशन समझूं, ये है आपकी कॉइल की फर्स्ट पोजीशन, ठीक है ना। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। जरा उठाइए अपना राइट हैंड फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के हिसाब से। क्या आपको फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर और ये थंब एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखना है। और क्या करना है, आपकी सबसे पहली तो ये थंब की रिप्रेजेंटेशन होगी कि आप मूवमेंट किस डायरेक्शन में करा रहे हो। आप मूवमेंट इनवर्ड करा रहे हो, आउटवर्ड करा रहे हो। ये कॉइल आपकी ऐसे जा रही है या ये ऐसे जा रही है, ये डिसाइड करेगा कि आपकी करंट कैसे प्रोड्यूस होगी। तो समझिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, ये देखिए फर्स्ट फिंगर, यही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ, है ना, नॉर्थ से साउथ है। तो ये फर्स्ट फिंगर होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। दूसरा मैंने थंब अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं ना, यानी कि इस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा या इसमें इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है ना। या तो ये इस तरीके से रोटेट होगी या ये इस तरीके से रोटेट होगी ना। तो ये आपकी तीसरी फिंगर है, ये तो सेंटर फिंगर है, ये आपको देगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। समझिएगा जरा, ये हो गया आपका, ये होगी आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। फिंगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका थंब मैंने तो डाउनवर्ड मेंशन किया ना, डाउनवर्ड मेंशन किया है ना। तो अगर डाउनवर्ड मेंशन किया है तो मतलब ये जो ए बी का हिस्सा है ये अंदर की तरफ जाएगा, आ जाएगा अंदर की तरफ जाएगा, ठीक। आप अगर चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे, इस तरीके से। ये मेरा थंब आपको दिख नहीं रहा होगा, ये थंब इधर है, इनवर्ड की तरफ है, ठीक है ना। ये इनवर्ड की तरफ है आपका। तो ये जो थंब आपका इनवर्ड दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ए बी वाला पोर्शन है वो इनवर्ड मूव करेगा, इनवर्ड, है ना। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आ रही है। करना क्या है आपको देखना है कि किधर जा रही है करंट। तो करंट आपकी आ रही है ऐसे करके, ऐसे करके, है ना। यही तो रोटेशन है जो आपको फॉलो करनी है। देखो भाई, ये फिंगर आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन तो रिप्रेजेंट कर रही है करंट की, तो करंट कहां जाएगी, डाउनवर्ड ही तो जाएगी। अब इस थंब को मैंने बाहर कर लिया, जरा देखो, थंब को मैंने बाहर कर लिया तो क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, फर्स्ट फिंगर, ये थंब आउटवर्ड हो गया। अब आपकी फिंगर ऊपर जा रही है तो मतलब करंट ए टू बी जाएगी। कितना आसान है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करना किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल या आर्मेचर में। तो बच्चों, ये बात पता होनी चाहिए कि राइट हैंड रूल के हिसाब से हम कैसे कैसे रोटेशन कराएं तो किस किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो, ठीक है ना। जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, है ना, और देखिए यहां पर कि जो फर्स्ट पोजीशन है और जो थर्ड पोजीशन है, क्या इस पोजीशन और यहां पर इस लास्ट वाली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो क्या फर्स्ट पर और थर्ड पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है कॉइल के साथ वो मैक्सिमम है, कैसी है, मैक्सिमम है, ठीक है।
नहीं, मैक्सिमम है तो ये ग्राफ थोड़ा सा बदल जाएगा, देख लीजिएगा कैसे बदल जाएगा। देखिए अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास हो रही है, इसका मतलब है कि यहां पर जो करंट होगी, अगर आप उसको रोटेट कराएंगे तो रोटेट कराते ही यहां पर करंट इंड्यूस होगी। तो जहां जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास हो रही है, वहां वहां के मैग्नीट्यूड को आपने कैसा बनाया है, आपने ड्रॉ किया वहां के मैग्नीट्यूड को मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, और ये यहाँ पर कहां पर है, ये आपका ऑन द लाइन है, मतलब जीरो है। तो आपका कॉन्सेप्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि कब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम है, कब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिनिमम है, और उसी के बेसिस पर आप देखिए जहां से आपने शुरू किया वहीं पर आपका एंड हो गया। ये एक साइकिल है, कितनी साइकिल है, एक, और ये अल्टरनेटिवली रोटेट ही तो कर रही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव रोटेट कर रही है, नहीं कर रही है। ये ग्राफ वैसे भी बन सकता था जैसे मैंने पहले बनाया था, लेकिन उसके लिए इन पोजीशंस को फिर बदलना पड़ता, फिर हमको शुरुआत यहां से करनी पड़ती जहां पर मिनिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, आपको बस ये देखना है कि जो कॉइल का रोटेशन है वो लगातार होते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक कॉइल का रोटेशन होता रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कॉइल के साथ में लिंक्ड है वो चेंज होती रहेंगी और करंट इंड्यूस होती रहेगी। ठीक है ना, बात समझ में आई। बुक का यूज करिएगा, मेरे नोट्स पढ़िएगा बहुत प्रॉपरली, बहुत हमने डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन आपको वर्किंग की फॉर्म में दे रखा है। तब भी अगर कोई डाउट आता है आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। इज दैट क्लियर? ठीक है। हमारी कंट्री में जो एसी की साइकिल है, जैसे यहां पर मैंने आपको एक साइकिल शो करी थी, एक साइकिल ड्रॉ करी थी। आपको क्लास 9 का साउंड चैप्टर याद होगा, हमने वहां पर आपको एक टर्म पढ़ाया था फ्रीक्वेंसी, याद है ना? फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। हमारी कंट्री में जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज। यानी कि जो मैंने अभी आपको एक साइकिल दिखाई थी, ऐसी 50 साइकिल्स बनती हैं विद इन अ सेकेंड फॉर एसी। जो अल्टरनेटिंग करंट हम यूज करते हैं अपने डोमेस्टिक सर्किट्स में, वहां पर उस करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। यानी कि एक सेकंड में ऐसे 50 रोटेशन होते हैं। ठीक है। अब जो आपको मैं लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं इस चैप्टर का, वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। हम अपने घरों में जिस सप्लाई का यूज कर रहे हैं उसको किस तरीके से अरेंज किया जाता है, इस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम इस बात को जानेंगे। ठीक है ना? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए शुरुआत होती है उस पावर ग्रिड स्टेशन से जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है ना? उस पावर स्टेशन से डिफरेंट मेथड्स के थ्रू वो सप्लाई हमारे होम टाउन तक पहुंचती है। होम टाउन में जो आपका पावर स्टेशन होता है वहां तक पहुंचती है। उस पावर स्टेशन से फिर वो सप्लाई सिटीज में दी जाती है, कॉलोनीज में दी जाती है। कॉलोनीज में लगे होते हैं ट्रांसफार्मर, उन ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई आती है हमारे घर पर। और शुरुआत होती है हमारे घर की इलेक्ट्रिक मीटर से। कहां से होती है? इलेक्ट्रिक मीटर से। हमारे घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी की रीडिंग फाइंड आउट करी जाती है, उससे शुरुआत होती है आपके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है ना? तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जो आपके मीटर में वायर एंटर कराए जाते हैं वो होते हैं दो तरीके के। बेसिकली हम तीन तरीके के वायर्स को पढ़ेंगे, लेकिन जो आपके इलेक्ट्रिक मीटर में वायर्स को इंसर्ट कराया जाता है वो दो तरीके के वायर होते हैं। एक तो आपका होता है लाइव वायर और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। कैसा होता है? न्यूट्रल वायर।
लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के अलावा एक सेफ्टी मेजर्स के तौर पर हम एक और वायर का यूज भी करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थ वायर या ग्रीन वायर, ठीक है ना, अर्थ वायर। यूजुअली जो लाइव वायर आपका होता है वो रेड कवरिंग का होता है, रेड कलर का होता है। जो न्यूट्रल वायर आपका होता है वो ब्लैक कलर की कवरिंग, देखो होते तो सारे मेटल्स ही हैं, इनके ऊपर बस वो कवरिंग चढ़ा दी जाती है ताकि वायर्स की आइडेंटिफिकेशन आसानी से करी जा सके। रेड वायर लाइव वायर होगा, ब्लैक कवरिंग का जो वायर होगा वो न्यूट्रल वायर होगा, जबकि जो अर्थ वायर होता है उसको ग्रीन कलर का रखा जाता है, उसकी कवरिंग जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। वायर्स ये जो आपका अर्थ वायर होता है ये आपका पूरे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के दौरान साथ साथ चलता है और लास्ट में इसको अर्थ कर दिया जाता है। अर्थ करने का मतलब ये होता है घर के पास में कोई ग्राउंडेड कोई मेटेलिक प्लेट जो होती है वो डाल दी जाती है, उस वायर को वहीं पर इंसर्ट करा दिया जाता है, जिससे कि आपकी जितने भी सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपके होते हैं या जो आपकी डोमेस्टिक सर्किट में सप्लाई है वो अर्थ हो जाती है, ग्राउंड हो जाती है ना। लास्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है या यूज क्या होता है। शुरुआत करते हैं लाइव वायर से और न्यूट्रल वायर से, ठीक है। लाइव वायर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वायर है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का और इलेक्ट्रिक सर्किट का, और ये 220 वोल्ट पर ऑपरेटेड होता है, मतलब इसमें जो सप्लाई जाती है वो 220 वोल्ट की सप्लाई जाती है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। मीटर से पास होने के बाद में फिर हमारे घर में लगा होता है एक मेन स्विच। क्या लगा होता है? एक मेन स्विच लगा होता है। उस मेन स्विच में इन वायर्स को इंसर्ट कराया जाता है। बेसिकली जो वोल्टेज होता है लाइव वायर पर 220 वोल्ट होता है, न्यूट्रल पर 0 वोल्ट होता है, अर्थ पर भी 0 वोल्ट होता है। ये इनका जब जब यूज होता है तब भी इन पर वोल्टेज होता है वो चेंज कंसीडर करा जाता है। ऐसे समझिएगा लाइव वायर पर ही सारे के सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स को इंस्टॉल किया जाता है या स्विचेस को इंस्टॉल किया जाता है। ये जो न्यूट्रल वायर आपका होता है ये रिटर्निंग सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? रिटर्निंग सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है, ठीक है ना। तो यूजुअली जो आपकी सप्लाई जाती है वो लाइव वायर पर जाती है और जो रिटर्निंग सप्लाई होती है वो न्यूट्रल वायर से होती है, ठीक है। मेन स्विच के बाद में जो आपकी सप्लाई निकल करके आती है वो अलग अलग रूम्स में अलग अलग सप्लाई के बेसिस पर दी जाती है। ये हमारा मान लीजिए पहला रूम है जिसमें इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाया गया है, ये दूसरा रूम है जिसमें एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाया गया है, ये तीसरा रूम है जिसमें एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाया गया है, और फाइनली 3 रूम में हमको ये सप्लाई जो है वो इंसर्ट करा है। इस रूम के अंदर जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा उसमें अलग अलग स्विचेस होंगे, अलग अलग सॉकेट्स होंगे, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मान लीजिए कि एक रूम के अंदर हम लोग एक फैन, एक बल्ब, एक सॉकेट, कम से कम 3 चीजें तो यूज करते ही है। तो वहां पर अगर 3 स्विचेस है तो लाइव वायर को हमेशा, ये आपका अगर स्विच है तो लाइव वायर को हमेशा, जो स्विच होता है वो हमेशा लाइव वायर पर ही ऑपरेटेड होता है, लाइव वायर से ही उसको कनेक्टेड कराया जाता है, ठीक है ना, जो कि सप्लाई को कंटिन्यूअस रखता है। सप्लाई जिससे 220 वोल्ट की जाती है। तो अगर आपके रूम में कोई स्विच बोर्ड है और स्विच बोर्ड पे 5 स्विच लगे हुए हैं, एक सॉकेट लगा हुआ है, तो उन 5 के 5 स्विचेस और सॉकेट से जो वायर आपका जा रहा है वो रेड कवरिंग का वायर जाता है और ब्लैक कवरिंग का वायर वहां से रिटर्निंग सप्लाई के लिए यूज होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो 5 स्विचेस लगे होते हैं क्या ये एंड टू एंड लगे होते हैं? जी बिल्कुल नहीं। ये जो 5 स्विचेस लगे होते हैं 5 अप्लायंसेस के लिए अलग अलग यूजेस होते हैं इनके, और 5 अलग अलग अप्लायंसेस जो होते हैं वो पैरेलल में ऑपरेटेड होते हैं। किसमें ऑपरेटेड होते हैं? पैरेलल में। क्योंकि अगर एक रूम में 5 अप्लायंसेस लगे हैं तो 5 के 5 अप्लायंस पैरेलल में होंगे, इसीलिए हमने 5 के 5 को अलग अलग स्विच दे रखा होता है। इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैरेलल में हमने आपको पढ़ाया कि वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? हमारे जितने भी सप्लाई है और या जितने भी अप्लायंसेस हैं उन अप्लायंसेस के लिए जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो 220 वोल्ट है। अगर आप सीरीज में लगा देंगे अप्लायंसेस को तो जो वोल्टेज जाएगा वो तो डिक्रीज होता चला जाएगा, 220 वोल्ट नहीं जाएगा सबके ऊपर, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है, जबकि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता, नहीं बदलता है। इसीलिए घरों में अप्लायंसेस जितने भी लगते हैं वो पैरेलल में ही लगते हैं ताकि हर एक अप्लायंस को 220 वोल्ट प्रॉपर मिल सके, ठीक है ना।
एक दूसरा एडवांटेज इसका क्या हो सकता है कि हर एक अप्लायंस को आप इंडिविजुअल स्विच दे सकते हो। हमको एक फैन की रिक्वायरमेंट है तो हमने उस फैन का स्विच ऑन कर दिया। अगर आप सीरीज में लगाओगे तो क्या होगा, एक स्विच ऑन करोगे सारे के सारे अप्लायंसेस ऑन हो जाएंगे। अगला या और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, अगर पैरेलल में चीजें लगी हुई हैं, देखिए मान लीजिए एक अप्लायंस ये है, एक अप्लायंस ये है और एक अप्लायंस ये है, ये तीनों पैरेलल में ज्वाइंट है। अगर ये खराब हो भी गया तो क्या इस दोनों पर उसके खराब होने का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना। अगर एक अप्लायंस आपका काम नहीं कर रहा, ऑपरेट नहीं कर रहा, तो बाकी दो पर उसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये तीनों सीरीज में जोड़ दोगे तो क्या होगा, सीरीज में जोड़ दो, चाहे ये खराब हो जाए तब भी ये दोनों बेकार है, ये खराब हो जाए तब भी इन दोनों का कोई यूज नहीं, और ये खराब हो जाए तब भी। इसीलिए सीरीज में जोड़ने पर अगर कोई एक अप्लायंस खराब होता है तो बाकी के अप्लायंसेस भी उससे अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम चीजों को पैरेलल में ही जोड़ते हैं, ठीक है ना, अंडर द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर। स्विचेस को हमेशा सप्लाई को हमेशा लाइव वायर के थ्रू ही पास कराया जाता है 220 वोल्ट पर, ठीक है ना। तो जितने भी स्विच लगाएंगे, जितने भी अप्लायंसेस लगाएंगे, दे ऑल अंडर द रेड वायर यानी कि लाइव वायर। न्यूट्रल वायर भी हालांकि उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लाइव वायर, क्योंकि न्यूट्रल वायर की जो मैंने बताया, न्यूट्रल वायर की जो वर्किंग है वो है रिटर्निंग सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इसीलिए रिटर्निंग सप्लाई का वायर अगर नहीं होगा तो फिर सप्लाई आपका चेन कंप्लीट नहीं होगी, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इस वजह से रिटर्निंग सप्लाई जो कि न्यूट्रल वायर से ली जाती है, ठीक है ना। लेकिन जो गिवन वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट सिर्फ और सिर्फ लाइव वायर पर होता है, न्यूट्रल वायर पर नहीं होता है। ये तो आपके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हमने चीजों को जोड़ा। और एक और बात बता दूं आपको, इसमें स्टार्टिंग में ही मेन स्विच के पास ही यूज होता है आपका एक फ्यूज। क्या यूज होता है? फ्यूज। आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि फ्यूज क्या होता है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज बेसिकली दो कैटेगरी के आते हैं जो कि डोमेस्टिक सर्किट्स में यूज होते हैं, तो 5 एम्पियर के और 15 एम्पियर के, है ना। 5 एम्पियर जो आपके होते हैं वो छोटे सप्लाई के लिए, छोटे अप्लायंसेस के लिए होते हैं, और 15 एम्पियर का जो स्विच होता है वो बड़े अप्लायंसेस के लिए, मेन सप्लाई के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। दो ही तरीके की सप्लाई चेन हमारे इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सर्किट्स में पास होती है। और जो मैक्सिमम रेंज है इलेक्ट्रिक करंट की जो कि हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज होती है वो होती है 50 एम्पियर, 50 एम्पियर। इससे ज्यादा करंट हम यूज नहीं कर सकते। अगर आपको यूज करना है तो आपको फिर अपना लोड बढ़वाना पड़ेगा घर का, आपको कमर्शियलाइजेशन कराना पड़ेगा, आपको लोड बढ़वाना पड़ेगा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से मैक्सिमम करंट यूज हो सकती है 50 एम्पियर, ठीक है ना। तो स्विचेस बेस्ड, सॉरी, जो आपके जो फ्यूजेस होते हैं, फ्यूज जो होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, इस इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि अगर इन केस मान लीजिए 5 एम्पियर का फ्यूज आपने लगाया है और आपकी करंट 5 एम्पियर तक तो उस फ्यूज के थ्रू पास होती रहेगी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर से ज्यादा होगी वो वायर आपका मेल्ट होकर के टूट जाएगा और आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो सेफ्टी डिवाइस ये कैसे हुई? ऐसे हुई कि अगर मान लीजिए इनकेस आपके 5 एम्पियर के अप्लायंस पर जो करंट जानी चाहिए वो 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, तो हमने फ्यूज लगा दिया। 5 एम्पियर तक तो अप्लायंसेस ऑपरेट होंगे, 5 एम्पियर से करंट जैसे ज्यादा होगी आपका फ्यूज वायर ब्रेक हो जाएगा। फ्यूज वायर दोबारा लगाया जा सकता है, लेकिन अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे तो फिर खर्चा ज्यादा है, ठीक है ना। इसलिए अप्लायंसेस से पहले फ्यूज लगा दिया जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रीन वायर यानी कि अर्थ वायर का क्या होता है? अर्थ वायर का यूज करा जाता है ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किटिंग। अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए, शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया कि अगर कभी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में चिपक जाए तो एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वहां से पास हो जाती है। भाई 220 जाने वाली रिटर्निंग सप्लाई आपकी न्यूट्रल वायर से आ रही है, दोनों अगर आपकी मिक्सअप हो जाएंगी तो एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वहां से पास होगी, जिसकी वजह से आग लगने का भी डर रहता है। अक्सर हमने सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पर आग लग गई। तो सेफ्टी मेजर्स अगर हम लोगों ने प्रॉपर्ली रखे हुए हैं तो इस शॉर्ट सर्किट से होने वाली जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको अवॉइड किया जा सकता है। तो शॉर्ट सर्किट होने पर अगर ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में चिपक भी जाते हैं, उस दौरान जो आपकी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास होगी वो ग्राउंड वायर यानी कि अर्थ वायर के थ्रू पास हो जाएगी। उस दौरान आपका अर्थ वायर एक्टिवेटेड होता है, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के केस में जो आपका अर्थ वायर होता है वो सप्लाई को पूरा का पूरा अर्थ वायर में एक्सेप्ट कर लेता है। इन दोनों वायर्स के फिर एक्सेसिव करंट पास नहीं होती है। और अर्थ वायर आपका, जैसे कि मैंने बताया
घर के पास में ही किसी गड्ढे को खोद करके उसके अंदर मेटालिक प्लेट को अगर आप डाल देते हैं और अर्थ वायर का कनेक्शन या अर्थ वायर को वहां से ज्वाइन कर देते हैं तो अर्थ, ये धरती हमारी माता है और ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि जितना भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो वो सब का सब ग्राउंडेड हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस अर्थ वायर। तो ये अर्थ वायर एक सेफ्टी मेजर्स के तौर पर, एक सेफ्टी वायर के तौर पर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में लगाया जाता है। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देखिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर पढ़िए। आप एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया गया है, मैंने जो नोट्स आपको दिए आप उससे भी पढ़ सकते हैं। आप वीडियोस को बार बार देखिए, आपको एसी जनरेटर की वर्किंग बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने आपको समझाया वैसे समझने की कोशिश करिए। कॉपी को लेकर के उसको 180 पहले 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री और फिर 360 डिग्री घुमाइए। देखिए जो आपका एक रोटेशन कंप्लीट होगा उस एक रोटेशन में जो आपकी करंट की एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और ऐसे 50 रोटेशंस में 50 साइकिल कंप्लीट होती है तो एसी करंट जो वहां से प्रोड्यूस होती है वो 50 हर्ट्ज की सप्लाई हमको देती है। बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है ना? तो for today it is sufficient and with this topic this chapter is also finished theoretically and later on we'll discuss some other conceptual problems of this chapter. Till then you please stay home and kindly study, because if you study then only you can understand. Without this, without revision, without practicing physics, you cannot understand. Okay? So till then stay home, stay safe. Thank you very much.